हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, हम क्लास 12 में इशू ऑफ शेयर कैपिटल का ये चैप्टर कवर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर रहा है। अर्लियर जितने भी सेशंस हैं वो एक लिंक की फॉर्म में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस का एक कंपैरिजन स्टडी करेंगे। तो बहुत ही छोटा सा एक सिंपल सा हमारा ये सेशन रहने वाला है। जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डिस्कस करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, कॉल्स इन एरियर जैसा कि हमने समझा है तो इट रेफर्स टू द अमाउंट विच हैज नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर ऑन दी कॉल्स या इंस्टॉलमेंट्स। क्योंकि अगर अलॉटमेंट भी नहीं पे कर पा रहा तो ऑब्वियसली है कि वो अलॉटमेंट जो नहीं दी गई शेयर होल्डर के द्वारा तो वो भी तो कॉल्स इन एरियर की कैटेगरी में ही कवर अप होनी चाहिए ना। तो इसलिए जो भी इंस्टॉलमेंट अगर शेयर होल्डर ने नहीं पे की है विच इज एक्चुअली मेड बाय द कंपनी टिल दी लास्ट डेट फॉर दी पेमेंट, मतलब जो कंपनी ने लास्ट डेट फिक्स की है अगर उस लास्ट डे या लास्ट डेट तक भी अगर शेयर होल्डर पे नहीं कर पाता है तो दैट अनपेड अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। लेकिन अगर हम ऑन दी अदर हैंड कॉल्स इन एडवांस की बात करें तो ये क्या है, एज द नेम इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग इट रेफर्स टू द अमाउंट विच हैज बीन पेड बाय द शेयर होल्डर इन एडवांस। की कंपनी ने अभी नहीं मंगवाई है लेकिन शेयर होल्डर ने अपने आप पहले ही पे कर दी है। तो इसी के बेसिस पर जो सेकंड डिफरेंस है वो ये बन जाता है कि इन केस ऑफ कॉल्स इन एरियर्स द कंपनी हैज कॉल्ड द इंस्टॉलमेंट, मतलब अलॉटमेंट या कॉल जो भी है आगे आने वाली एप्लीकेशन के बाद वाली इंस्टॉलमेंट्स कंपनी ने कॉल कर ली है। लेकिन अगर हम एडवांस के केस में बात करें तो in case of calls in advance the company has not yet called the installments। तो दोनों में ये एक हल्का सा डिफरेंस आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें तो देखो वो है बैलेंस शीट में की जाने वाली प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो क्या है, इट इज नोन एज द डिडक्शन from the subscribed but not fully paid up capital on the equity and liabilities side of the balance sheet। मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर होगा। क्योंकि हमने कॉल्स इन एरियर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया है तो हमने उसमें ये समझा था कि किस तरह से कॉल्स इन एरियर को सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल की कैटेगरी में शो किया जाता है और एज अ डिडक्शन माइनस कर शो किया जाता होता है। तो ये फिर से वही पॉइंट आपकी एक तरीके से रिवीजन हो रही है इस सेशन में। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम कॉल्स इन एडवांस की बात करें तो वो क्या है, इट इज शोन अंडर द मेन हेड करंट लाइबिलिटीज एंड दी सब हेड अदर करंट लाइबिलिटीज। कौन सी साइड पर है ये दोनों चीजें, ये दोनों चीजें भी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड ऑफ दी बैलेंस शीट में ही शो होती हैं। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन डिस्कस करने से पहले या डिफरेंस डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी डिस्कशन करूंगी, फिर उसके बाद हम उस पॉइंट को समझेंगे। देखो, कॉल्स इन एरियर के केस में कंपनी को पैसा नहीं मिला तो दैट मीन्स हु इज द डिफॉल्टर। डिफॉल्टर कौन बना, डिफॉल्टर बनता है वो शेयर होल्डर जिसने पैसा नहीं पे किया, जिसकी वजह से कॉल्स इन एरियर हुआ है। तो कंपनी क्या कर सकती है, देखो कंपनी के पास राइट है, कंपनी हैज अ राइट कि वो उस डिफॉल्टर से, उस शेयर होल्डर से चार्ज करे इंटरेस्ट, क्या, ब्याज। तो ये एक छोटा सा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे ताकि हमें डिफरेंस क्लियर हो सके। देखो, बहुत ही सिंपल सा मैं कंसेप्ट आपको समझाऊंगी। ये है डिफॉल्टर यानी कि शरारती बच्चा और जिसने कॉल्स इन एडवांस पे कर दिया है वो है हमें बेनिफिट प्रदान करने वाले अच्छे बच्चे। तो जो गंदे बच्चे हैं उन पर कंपनी एक चार्ज लगाएगी और जिन्होंने एडवांस में पेमेंट कर दी है, जो अच्छे बच्चे हैं, उन्हें कंपनी पे करेगी इंटरेस्ट। ठीक है। अब
अब जैसे कहते होते हैं ना, टीचर्स जो है वो पेरेंट्स की तरह हैं, तो यहाँ पर भी अब कंपनी जो है वो क्या काम कर रही है भाई। देखो, जो शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर रहा है, जिस पर इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, उससे वो इंटरेस्ट कम चार्ज कर रही है। लेकिन जिसको इंटरेस्ट देना है, मतलब अच्छे बच्चे को रिवॉर्ड देने की जब बारी आई है, तो उसे रिवॉर्ड हाई पे किया जा रहा है। मतलब जो कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और जो पेमेंट करती है इंटरेस्ट का, किसके केस में, कॉल्स इन एडवांस के केस में, तो वो एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है। अब जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसमें एक टेबल एफ नाम की चीज है, जिसमें ये दोनों के दोनों इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के रेट्स मेंशन किए हुए हैं। एक का है 10% पर एनम और दूसरे का है 12% पर एनम। अब देखो, मैंने अभी अभी आपको कहा है कंपनी जो है वो टीचर की तरह या पेरेंट की तरह लो चार्ज करती है, तो आप ऑटोमेटिकली अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो 10% वाला रेट है, ये है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का रेट, और ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है, ये रेट है 12% का। क्यों? क्योंकि कंपनी ज्यादा देगी रिवॉर्ड और चार्ज कम करेगी। लेकिन इसमें एक और छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगी कि जब ये इंटरेस्ट चार्ज करने वाला कंसेप्ट आता है, तो उस केस में जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो अगर चाहें तो लेस परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट छोटा सा समझ में आ गया कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर में जो डिफॉल्टर है उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। कितना चार्ज किया जा रहा है? 10% के हिसाब से। और जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है, जिसमें गुडी गुडी है बात हो रही है, तो उन लोगों को इंटरेस्ट दिया जा रहा है 12% के हिसाब से। तो चलिए अब इसके बेसिस पर इसके कंपैरिजन को स्टडी करते हैं। इन केस ऑफ calls in arrear, interest of 10% per annum from the due date। देखो, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको बता दिया था, लेकिन अब हमें ड्यूरेशन भी तो ध्यान में रखना है ना। तो क्या ड्यूरेशन है, कहां से कब से काउंट करना है? फ्रॉम दी ड्यू डेट टू दी डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। बंदे ने पे नहीं किया है, बंदा जब हमने ड्यू डेट पर पैसे मंगवाए थे तब पे नहीं कर पाया था, तो ड्यू डेट से काउंट करना शुरू कर दो, और जितनी देर उसने लगाई है, मतलब जब तक उसने पेमेंट नहीं की है तब तक के ड्यूरेशन को हम काउंट करेंगे। लाइक सपोज अगर हमने 1 मार्च को पैसे मंगवाए हैं, कंपनी ने 1 मार्च को पैसे मंगवाए थे, लेकिन कोई इंडिविजुअल नहीं पे कर पाया, उसने पे किया 1 जून को, तो क्या होगा? मार्च से लेकर जून तक का इंटरेस्ट जो है, मार्च, अप्रैल एंड मई, 3 महीने का 10% पर एनम लिखा हुआ है ना, तो 10% मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स, और जितनी अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी, वो कॉल वाली अमाउंट, उसके हिसाब से कंपनी कॉल्स इन एरियर्स के अगेंस्ट चार्ज करेगी इंटरेस्ट। तो इसीलिए मैंने देखो यहाँ इज और कैन बी दोनों लिखा है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मर्जी पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम भी किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की, तो उस केस में क्या है? 12% पर एनम फ्रॉम दी डेट ऑफ रिसिप्ट इन एडवांस। अब इसमें तो बंदे ने पहले पे कर दिया ना, लाइक सपोज कॉल होनी थी 1 जून को, लेकिन बंदे ने 1 मार्च को ही पे कर दिया, है ना। 1 मार्च को अगर उसने पे कर दिया तो 3 महीने पहले उसने पे कर दिया, तो इस केस में 12% पर एनम 3 महीने के हिसाब से, और जितना अमाउंट उसने एडवांस में पे किया है, फिर से कहूंगी, वो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली कंपनी पे कर सकती है, मे बी पेड बाय अ कंपनी टू दी होल्डर। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। एक लास्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन जिसे कवर किया गया है वो है
कि कॉल्स इन एरियर कैन बी ट्रीटेड बाय ओपनिंग और नॉट ओपनिंग दी कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जैसा कि हमने प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली बहुत अच्छे तरीके से समझा है। लेकिन इट इज मस्ट टू ओपन दी कॉल इन एडवांस अकाउंट, तो इसलिए इट इज मस्ट टू ओपन कॉल्स इन एडवांस वाइल पासिंग जर्नल एंट्री और वाइल ट्रीटिंग इट। अब अगर और डिटेल में अगर बताना चाहें तो हम ये बता सकते हैं कि कॉल्स इन एरियर इज ऑलवेज डेबिटेड, और ये जो कॉल्स इन एडवांस है उसे क्या किया जाता होता है, उसे क्रेडिट किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा हल्का सा कंपैरिजन और ये जो इंटरेस्ट के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रहा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।